आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या जो दूसरे नफ्सियाती मसाइल हैं उनमें क्या कोई डाइट का भी रोल बनता है। ख़ास तौर पे हमारे पास जो क्यूरीज आती हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उसके बारे में क्या स्टांस है या हमारी क्या राय, हम क्या रिकमेंड करते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे कुछ आपके सामने मालूमात हैं वो हमने रखनी है, कुछ ये शेयर करना है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका एग्जैक्टली इस वक्त क्या स्टांस है। दूसरी जो अल्टरनेटिव वेन्यूज़ हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें हर्बल आ गई, होम्योपैथी भी उसमें शामिल हो जाती है, साथ में स्पिरिचुअल जो थेरापीज़ हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, जो फेथ हीलर हैं वो भी आ जाते हैं, हमारे जो हुक्मा हजरात हैं उसमें वो भी शामिल हो जाते हैं। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, जो आयुर्वेदिक मेडिसन है वो भी आ जाते हैं। और अगर इसको ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो ईस्टर्न मेडिसन है, जिसकी जो ओरिजिन और बर्थ चाइना में मोस्टली हुई है और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रैक्टिस भी की जाती है, और इसको एक एडवांस्ड एक फार्म में भी वहाँ पे लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे भी बहुत से ममालिक हैं जिनमें ये थेरापीज़ जो है ना प्रैक्टिस की जाती हैं, और उनकी एक बाकायदा गाइडलाइंस भी अब डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे। देखें, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो तो हमें ये समझना चाहिए, जो मॉडर्न मेडिसन है उसका स्टांस क्या होना चाहिए या क्या स्टांस है। इसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ जो है ना वो एक तो ट्रेडिशनल व्यू है जो हमारे मेडिसन को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, और एक इवॉल्विंग व्यू है जो विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस पे हम एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट भी लेते हैं, साइकोलॉजिकल इनपुट भी हम लेते हैं, और ऑफ कोर्स जो मेडिसिन की जो रिसर्च है ऑनगोइंग वो भी हम लेते हैं। जैसा कि ये हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। यूँ समझें कि डेली अराउंड 35 पब्लिकेशंस, 35 जर्नल, मेडिकल जर्नल जो है ना वो डेली पब्लिश हो रहे हैं इंटरनेशनली। अगर हम बात करें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें किस हद तक मालूमात होती होंगी, और उनमें किस हद तक मालूमात जो है ना वो ऑथेंटिक होती होंगी, और किस हद तक वहाँ पे क्रैप मटेरियल होता होगा, और किस हद तक कॉपी पेस्ट जो प्लेजराइज किया जाता है वो वाला एलिमेंट भी डेफिनेटली वहाँ पे होता होगा। ये ग्लोबली एक फिनोमेना है जो चल रहा है। तो ये सिर्फ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कोप आप देखें, जो मॉडर्न मेडिसिन का जो एक्सपेंशन, जिस तरीके से वो एक्सपेंड कर रही है, उसका स्कोप अगर आप देखें, और उसमें जो मार्वलस और ड्रामेटिक तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके रिज़ल्ट डेफिनेटली जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ह्यूमन रेस के लिए। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आज से 30-40 साल पहले फेटल समझी जाती थी, आज वो न सिर्फ उनकी क्योर हमारे पास है, बल्कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इराडिकेट हो चुकी हैं, ख़त्म हो गई हैं दुनिया से। ठीक, एक तो ये हमने एस्पेक्ट देखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है, जो इस डेवलप्ड मॉडर्न मेडिसिन के बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है, और उसको जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी मिनॉरिटी से ही, लेकिन वो एक साइजेबल मिनॉरिटी होती है, एक सिग्निफिकेंट मिनॉरिटी होती है जो उस पर बिलीव करती है और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हॉस्टिल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसमिसिव नहीं होना चाहिए। आप मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी बुक उठा के देख लें, वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि इट्स ट्रू कि जो मेडिसिन है या सर्जिकल फील्ड्स हैं वो उनकी साइंटिफिक एविडेंस एक बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ हमें ये भी जहन में रखनी चाहिए कि उनमें जो स्पॉन्सर्ड रिसर्चेज हैं उनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। जो फार्मास्यूटिकल स्पॉन्सर्ड ख़ास तौर पे जो रिसर्चेज हैं, अब ये चीज़ भी सामने आई है कि जी रिगोरस जब हमने एनालिसिस किए चीज़ों के, तो ये भी सामने है कि बहुत सी ऐसी जो गाइडलाइंस हैं, बहुत सी ऐसी जो रिसर्चेज हैं वो टिल्टेड थी। दे वर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन फार्मास्यूटिकल जेंट्स। ये एक चीज़ भी है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे
कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो चुकी है वो मार्केट, तो उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है कि बूम भी बहुत ज़्यादा है, उसकी एविडेंस भी उसी हिसाब से बनना शुरू होगी। और समहाउ जो हमारे जो हम डॉक्टर हजरात हैं वो भी चूँकि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए ही हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वो भी हम एक लाशौरी तौर पर हम इनकलकेट कर लेते हैं एक तरह से मॉडर्न मेडिसिन को अपने अंदर। और इसके नतीजे में बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपने विज़न को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, उसका ये एक जो काउंटर इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो दूसरे अल्टरनेटिव जो फील्ड्स चल रहे होते हैं उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिसमिसिव हो जाते हैं। एक तो ये हमें चीज़ जहन में रखनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो इस वक्त जिस रफ्तार से चीज़ें बढ़ रही हैं हर साइंटिफिक डिसिप्लिन में, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो इस तरह का होना चाहिए कि ना तो हम दूसरी जो थेरापीज़ हैं उनको रिकमेंड करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ना ही बहुत ज़्यादा हम उनके जो है ना हॉस्टाइल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बायस्ड ओपिनियन रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ डिसमिसिव नहीं होना चाहिए। तो मिड वे में हमारा जो अपना काम है उस पर हम फोकस रहें। वी आर प्राइमरली ट्रेंड इन मॉडर्न मेडिसिन, तो हमें चाहिए कि हम उस पर रहें, लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल एक डिसिप्लिन्स चल रहे हैं उनके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा डिसमिसिव या बहुत ज़्यादा हॉस्टिल होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए अगले स्टेप पे, वो बुनियादी तौर पे पेशेंट सेफ्टी के हवाले से है इसी तनाजुर में। अब एक चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन चल रही होती है, जिसमें मैंने आपको मिसालें दी, जिसमें हमारे हुक्मा हज़रात, हकीम हज़रात आ जाते हैं, होम्योपैथी आ जाती है, आयुर्वेदिक ईस्टर्न मेडिसिन आ जाती है, या स्पिरिचुअल थेरापीज़ आ जाती हैं। उसमें एक चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए किसी भी डॉक्टर को। देखें, जब आपसे लोग पूछते हैं हर्बल मेडिसिन के बारे में या दूसरे थेरापीज़ के बारे में, एक चीज़ उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पेशेंट सेफ्टी से ताल्लुक़ रखती है कि जो वो करने जा रहे हैं, जो वो ले रहे हैं किसी भी फार्म में, चाहे वो इंजेक्टेबल है चाहे वो ओरल फार्म में ले रहे हैं, उसके बारे में दे मस्ट नो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया में चली जाती हैं। इसकी मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि आप किसी फेथ हीलर के पास जाते हैं, किसी हकीम साहब के पास जाते हैं, वो आपको इस तरह की नीली पीली कोई इस तरह की माजून जो है ना वो पकड़वा देते हैं, कोई छोटी छोटी आपको थैलियाँ पकड़वा देते हैं और आपको रिकमेंड किया जाता है कि जाके इनको इस्तेमाल करें। इस चीज़ को हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि अब ये जो है ना ग्रे एरिया में चीज़ें चली गई हैं, और ये भी चीज़ें साबित शुदा हैं कि उन माजून में जो है ना बहुत सी एलोपैथिक जो मेडिसिन है ना उनका भी मिलाया हुआ होता है, उन्होंने मिक्स करके जो है ना इफ़ेक्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। और अगर एट द सेम टाइम आप किसी डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर के पास, वो भी आपको वही अद्वियात देते हैं जो आप पहले माजून की सूरत में ले रहे हैं, तो उसके काफ़ी ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मॉडर्न मेडिसिन की जो जिस हद तक मोडेलिटीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन की, जब हम टेस्ट करते हैं, पेशेंट प्रोफाइल देखते हैं, कौन सी मेडिसिन की इंटरेक्शन किस तरह हो सकती है, किस पेशेंट में कौन सी मेडिसिन बेहतर होगी, कौन सी नहीं देनी चाहिए, ऑफ कोर्स ये दूसरे लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का। एक तो ये इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है कि वो जो अद्वियात दे रहे होते हैं वो एक कॉकटेल होती है, जिसके नतीजे में वो आपको दी जाती हैं, तो उसका कुछ पेशेंट्स में ज़ाहिर सी बात है कि बेहतरी होगी, कुछ में नुकसान होगा। तो एक तो ये कि कोई खाने की चीज़ जिसमें चाहे वो ओरल मेडिसिन हो, कोई सोल्यूशन फार्म में हो, इंजेक्टेबल फार्म में हो, वो हम रिकमेंड नहीं करते। इसमें जो है ना मॉडर्न मेडिसिन का एक क्लियर स्टांस है कि वो हम रिकमेंड नहीं करते। बाकी जो थेरापीज़ हैं वो उस हवाले से कि वो पेशेंट सेफ्टी को लेके उसमें कंसर्न नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए हर्बल मेडिसिन पे। अच्छा, हर्बल मेडिसिन में भी यही चीज़ आती है कि जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, तो ख़ास तौर पे अब हम चूँकि साइकियाट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि देखें चंद अज्जा जो भी हर्बल, पहली बात तो ये है कि जो भी आप हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं वो इस तरह को उसके जो अज्जा तरकीबी हैं, जो इंग्रेडिएंट हैं, दे मस्ट बी मेंशन्ड। जो उसके ऊपर बॉटल है चाहे या उसके जो रैपिंग है, उसकी पैकिंग है, उसमें वो मेंशन होने चाहिए और क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको पेशेंट्स
को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत कॉमन होता है हमारी हर्बल मेडिसिन में, दैट इज़ जिंको बाइलोबा। ठीक हो गया। इसके हवाले से हम मरीज़ों को बताते हैं कि इसकी जो एविडेंस है वो अगेन वो भी बढ़ रही है। हर्बल जो लिटरेचर है वहाँ पे इसकी एविडेंस आती है, लेकिन साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं ख़ास तौर पे जो एंग्जाइटी के या बाइपोलर इलनेस के, उनमें थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ का ये जिंको बाइलोबा में एक स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट आता है। अब अगर आप एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, पैनिक अटैक के मरीज़ हैं और स्टेबल चल रहे हैं, तो चांस होता है कि अगर आप जिंको बाइलोबा कंसिस्टेंटली यूज़ करना शुरू कर दें तो उसके नतीजे में जो है ना आपकी एंग्जाइटी अनमास्क होना शुरू हो जाएगी, सरफेस पे आना शुरू हो जाएगी, और उसकी जो अलामात थी जो पहले आपके लिए तकलीफ़ दे थी वो दोबारा जो है ना इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आप बाइपोलर इलनेस के पेशेंट हैं तो उसमें मिजाज में, मूड में जो है ना तेज़ी, जो एक जिसे हम कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ मैनिक स्विच होने के चांस वो भी बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये जिंको बाइलोबा को लेके थोड़ा सा रेड फ्लैग होना चाहिए, हम समझते हैं केयरफुल होना चाहिए इंग्रेडिएंट में। अगर आपको नज़र आ रहा है तो इट्स बेटर टू कंसल्ट विद योर साइकेट्रिस्ट। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक इंग्रेडिएंट होता है, वो भी बहुत कॉमनली पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेंट जॉन्स वॉर्ट। ठीक। ये भी एक ST आगे एक उन्होंने सेंट को एब्रीविएट किया हुआ है, फुल स्टॉप और फिर जॉन्स एंड वॉर्ट। एक ये भी चीज़ होती है, ये भी एक इंग्रेडिएंट है, ये भी पाया जाता है। अच्छा, इसकी भी एविडेंस इस तरह मिलती है कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी को बेहतर करते हैं, आपकी एपिटाइट को बेहतर करते हैं, यानी कि जो एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली काम कर रही होती हैं, वही वाले इफ़ेक्ट जो है ना आप सेंट जॉन वॉर्ट से भी ले सकते हैं। मसला क्या है? मसला बुनियादी तौर पे ये होता है कि अब जो इस हर्बल इंग्रेडिएंट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह एंटी डिप्रेसेंट के हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट भी साथ ले रहे हैं और साथ में ये भी ले रहे हैं तो उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो एक्चुअली किस चीज़ से हो रहे हैं, आपको इस हर्बल ड्रग से हो रहे हैं या जो आप फार्मास्यूटिकल एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे हो रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, इसमें फिर डोज एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आ जाते हैं। एक तो इस हवाले से इसके बारे में। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो सेप्रोहेप्टाडीन, ये भी बहुत कॉमनली मिक्स की जाती है, हर्बल मेडिसिन में मिक्स भी की जाती है, और बाज़ हर्बल मेडिसिन का एक जो है ना इंट्रिंसिक इंग्रेडिएंट भी होता है, उनके अंदर भी ये केमिकल पाया जाता है। अच्छा, इस केमिकल के बारे में जो एक मशहूर और एक गलत तरीके से मशहूर चीज़ ये की गई है कि ये आपकी नींद बेहतर कर देते हैं, आपकी भूख बेहतर कर देते हैं। बहुत से हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि भूख बढ़ाने के लिए इस जो इंग्रेडिएंट को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक एंटी एलर्जिक है। ठीक, एंटी एलर्जी के लिए बेसिकली यूज़ होता है। अच्छा, इसमें बुनियादी मसला क्या है? इसमें बुनियादी मसला ये होता है कि इसकी जो एंटी डिप्रेसेंट होगी या दूसरी जो साइकेट्री में अद्वियात यूज़ होती हैं या साइकेट्री से हट के भी जो दूसरी अद्वियात हैं वो जो यूज़ होती हैं, उसको लेके इसके साथ बहुत ज़्यादा आपस में रिएक्शन होने का या इंटरेक्शन, जिसे हम ड्रग इंटरेक्शन के नाम से कहते हैं, उसके चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने दवाई कुछ मिकदार में दी, वो आपके जो सिस्टम में जाके, जिस्म में जाके उसकी मिकदार कुछ और बनना शुरू हो गई, उसके जो फर्दर प्रोडक्ट थे, जो मेटाबोलाइट्स थे, वो कुछ और शेप लेना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो है ना अद्वियात के साथ इसका रिएक्शन जो है ना वो एक कॉमन है। एक तो ये हमें ये तीसरे नंबर पे ये चीज़ आ जाती है। बाकी जो है ना अगर बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, वो अगर आपको लगता है कि जी एवरीडे लाइफ में भी यूज़ हो रहे हैं तो उसमें कोई इतना ज़्यादा हर्ज नहीं होता, लेकिन ये हम समझते हैं ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने ज़हन में रखनी है जब भी आप हर्बल चीज़ इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कि अब दो चीज़ें हो गई, एक तो ये कि आपने कोई खाने की जो आपको टैबलेट फार्म में, ओरल फार्म में, सोल्यूशन फार्म में, इंजेक्टेबल फार्म में अगर आपको दी जाती है और आप अवेयर नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो वो काइंडली मत लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिनमें ये तीन अज्जा जिंको बाइलोबा, सेंट जॉन्स वॉर्ट और सेप्रोहेप्टाडीन अगर ये पाई जाती हैं तो इससे भी कोशिश करें कि
ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप कोई एंटी डिप्रेसेंट या कोई और अद्वियात लेने लगे हैं तो एटलीस्ट अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनको ज़रूर बताएं। अच्छा, अब आ जाइए कि जी वाक़ईतन कोई डाइट का हवाला बनता भी है जब एंग्जाइटी डिप्रेशन की हम बात करें। देखें, जो सबसे अहम चीज़ें हैं जो प्रूवन है, साइंटिफिक लिटरेचर में भी प्रूवन है और ट्रेडिशनली भी उसकी एक वर्त बनती है, वो चंद चीज़ें हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए कि वो उनका रोल बहुत अहम है एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक करें, चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, वो बहुत ज़रूरी है। एक तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपकी जो एंग्जाइटी होती है वो वैसे रिलीव हो जाती है जब आप फ़िज़िकल कोई काम कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये चीज़ बियॉन्ड एनी डाउट साबित हो गई है कि जब आप फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में सर्टन जो केमिकल चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उनके नतीजे में जो रिलीज़ होते हैं केमिकल, वो डायरेक्टली जो है ना एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। एक तो ये हमें चीज़ देखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे यूज़ ऑफ मिल्क में चूँकि इस तरह के केमिकल होते हैं जो कि लाजमी तौर पे उनकी एविडेंस हमारे पास है कि वो वाले केमिकल दूध से आगे चल के जब बॉडी उनको डाइजेस्ट करती है तो आगे चल के वो वाले केमिकल बनाते हैं जो कि डिप्रेशन में एग्जैक्टली कम हो चुके होते हैं। तो उनका लेवल जब दूध पीने से आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसमें भी एक पॉजिटिव आउटकम के चांस बन जाते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, अपने आप को वो आप ज़ाहिर सी बात है कि आपका उसमें मजहबी हवाला भी हो सकता है, कोई रूहानी उसमें हवाला भी हो सकता है, वो आप जो है ना ज़रूर करें। मेडिटेशन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल इसमें बन जाता है कि आप वो जिस हवाले से भी करना चाहते हैं अपने आप को एक ख़ास वक्त में अपने लिए स्पेयर रखें। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप एटलीस्ट जो है ना रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक वीडियो में हमने दुआ थेरापी के नाम से चीज़ें बताई हुई थी, उसको लेके वो एटलीस्ट ज़रूर करें ताकि उससे चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। तो ये एक हम समझ रहे थे कि एक इस हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि इस को लेके बहुत से हमारे पास जो है ना क्वेश्चन और क्यूरीज जो है ना वो जमा हो गई थी और हम सोच रहे थे कि इस पे बात की जाए। उम्मीद है कि ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। बहुत शुक्रिया आपका।